फिलहाल में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए, हिंदी बेल्ट में ये जो चुनाव हुए उसमें भाजपा कांग्रेस के अलावा अगर कोई तीसरी पार्टी के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो थी भारत आदिवासी पार्टी। आज हमारे पास भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बात के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है राजू भाई बलभाई। नमस्कार, जोहार, जय आदिवासी। राजू भाई, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, ये पार्टी बनाने का विचार क्यों आया? क्योंकि पहले से ही बीटीपी जो थी वो आदिवासी समाज के जो आदिवासी बेल्ट में जो वो काम कर रही थी, वो इलेक्शन भी लड़ रही थी। ऐसे में ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी कि बीटीपी से हटकर आपको बीएपी बनानी पड़ी? बीएपी बनानी पड़ी वो तो मैं बात करूंगा, लेकिन पूरे देश में जो आदिवासी अलग पार्टी बना रहे उसके बारे में पहले बात करूंगा। आदिवासी 1950 से पहले स्वतंत्र था, वो तो सब जानते हैं। उनकी खुद की शासन व्यवस्था थी, उनकी खुद की समाज व्यवस्था थी, उनकी खुद की शिक्षा व्यवस्था थी, वो सारा था। 1950 में जब देश का संविधान बना तो देश के संविधान ने आदिवासियों के जो अधिकार थे, जो खुद का जो स्वशासन था, खुद की सामाजिक व्यवस्था थी, वो सारा बरकरार रखते हुए संविधान में अधिकार दिया। और आदिवासी उसके बाद संविधान का पालन करने लगा, संविधान से और बाकी आने वाली सरकारों से अपेक्षा करने लगा कि वो हमारे अधिकार है वो बरकरार रहेंगे और हमें मिलते रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे देश के आदिवासियों को ये लगने लगा कि हम जिस मकसद से हमें अधिकार दिया गया था वो अधिकार तो ये आने वाली सरकार जो सरकार है वो दे नहीं रही। तो उसके बाद अलग अलग आदिवासी पार्टियों का गठन होता गया। ऐसे करते करते अभी आपने बताया जैसे बीटीपी बनी, शायद आखिरी बीएपी से पहले की आखिरी जब कोई पार्टी हो तो बीटीपी है। तो अभी तक जो भी पार्टियां बनी थी वो पार्टी किसी न किसी एक नेता ने बनाई थी। अच्छा। और नेता ने बनाई होने की वजह से होता क्या था कि एक नेता की खुद की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा की वो पार्टी थी। नेता को मानने वाले लोग इस पार्टी से जुड़ते थे, नेता पर भरोसा करने वाले लोग उसको वोट देते थे। लेकिन जैसे जैसे नेता मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे वो भी दूसरी पार्टियों की तरफ होते गए, वैसा दिखा। तो बाद में उन पार्टियों के अलग अलग दिखाव होने शुरू हुए। तो बीटीपी थी, बीटीपी छोटू भाई एक बहुत संघर्षशील नेता हमारे आदिवासी रहे हैं। इसमें पूरे देश के संघर्षशील सबसे जो संघर्षशील नेता है जैसे सिंह सोरेन उनमें से एक है और सब आदिवासी उनका आदर करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस मकसद से पार्टी बनाई थी वो पार्टी छोटू भाई की उम्र होने की वजह के बाद धीरे धीरे जिस मकसद के लिए बनी थी वो पूरा होता नहीं दिखा। और पार्टी पर कुछ लोगों का ऐसे लोगों का कब्जा हुआ कि जो आदिवासियों के हित के बारे में मेरा ये मान लो अब झारखंड में अगर देखते हैं, झारखंड में जैसे अपना गुजरात में उसी टाइम बीटीपी एक अपना जो जमीन बना रही थी। नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे ट्राइबल्स की लोकल पार्टी त्रिपुरा मोथा करते हैं, त्रिपुरा में जो अलग त्रिपुरा लैंड की मांग करते हैं उनकी वो भी आदिवासी पार्टी है। ऐसी बहुत सारी जगह पे ये एग्जिस्ट करती है आदिवासी समाज की पार्टी। क्या इन सबका एक यूनिफाइड मॉडल है बीएपी या फिर ये अपनी अलग राजनीतिक तौर पर अपनी अलग जमीन ढूंढ रही है या फिर इन सब का एक यूनिफाइड मॉडल है? नहीं, बीएपी अभी तक की जो पार्टियां बनी उस पार्टी में जो जो गलतियां हुई, अच्छा, उस गलतियों पे हमने ध्यान दिया, उसका अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद हमें ये पता चला कि जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि आदिवासी की खुद की शासन व्यवस्था थी वो आजादी से पहले और वो सामूहिक थी। आदिवासियों का कोई एक नेता या राजा नहीं होता था। आदिवासी सामूहिक तौर पर शासन करते थे। उसकी एक ग्राम सभा की परंपरा थी और जिसमें सारे गांव के लोग या तो समुदाय के लोग जुड़ के एक व्यक्ति को नियुक्त करते थे और उनकी अगुवाई में समझो कि जयपाल सिंह मुंडा ने जैसे संविधान सभा में कहा था कि आप लोकतंत्र हमें क्या सिखाओगे, वो तो हमने दुनिया को दिया है। तो स्वाभाविक है कि आदिवासी के पास लोकतंत्र था और लोकतंत्र के तहत ये पार्टियां किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई, एक व्यक्ति वाली पार्टी थी, ये अपन मान सकते हैं। नेता ईमानदार थे जो भी पार्टी बनाने वाले, किसी भी नेता पर हमें डाउट नहीं। लेकिन वो मेनस्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उस हिसाब से उन लोगों ने पार्टी बनाई। इस वजह से ये पार्टियां धीरे धीरे फेल होती है, चाहे कोई पार्टी। मतलब आपको ये लगता है कि बीएपी जो है इन सबसे अलग अलग बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। ठीक है। जैसे मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे आदिवासियों की राजतंत्र व्यवस्था थी उसी तहत ये बीएपी काम करते हैं। बीएपी किसी एक मालिक या एक नेता की नहीं। ठीक है।
सारे लोग मिलकर इस पार्टी को चला रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट इलेक्शन पे आते हैं, बीएपी जिसमें लड़ी, मेन तो मध्य प्रदेश और राजस्थान हुआ। आपके राजस्थान में शायद 2 एमएलए हैं, राजस्थान में 3, राजस्थान में 3 और एक एमपी में एमएलए है। ठीक है, उस इलेक्शन के दौरान जब ये मैं देख रहा था, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसके बाद हर जगह पे चुनावी जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं वो अपना अपना विश्लेषण दे रहे थे। योगेंद्र यादव एक टीवी चैनल पर बहस कर रहे थे, उन्होंने ये बोला कि राजस्थान में अगर कांग्रेस हारी तो उसका रीजन ये था कि वहाँ की जो रीजनल पार्टी है उसके साथ कांग्रेस ने जो है गठबंधन की या फिर उन्हें विश्वास में लेने की कोई कोशिश नहीं की कांग्रेस ने। इसका कारण ये हुआ कि लगभग 10 से 15 सीट ऐसी रही जहां पे बीएपी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसके कारण कांग्रेस हारी। क्या उस इलेक्शन के दौरान कोई ऐसी वार्तालाप कांग्रेस के साथ हो रही थी? अगर ये हो रही तो ये सफल क्यों नहीं हुई? देखो, मैंने पहले बताया कि ये हमारी पार्टी लोकतांत्रिक के आदिवासी राज्य व्यवस्था के परंपरा के तहत चलती है और खुद की टेरिटरी में वो स्वतंत्र है। जैसे मान लो कि बीएपी, हमारी राजस्थान की जो बीएपी है उसकी टेरिटरी में अपना निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है, और हमारे गुजरात में स्वतंत्र है। तो ये जो है उस हिसाब से राजस्थान बीएपी ने शायद बात की होगी। नहीं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो मतलब मान लो वो बात तो हुई थी, लेकिन अभी मामला क्या है, सम्मान का है। आदिवासी पार्टी के साथ अगर बीएपी के साथ अगर सम्मान के साथ बात की जाती है, अगर वही उनकी जो डिमांड थी वो डिमांड अगर पूरी की जाती तो हो सकता है। क्या डिमांड है? तो वो तो जो हमारे संवैधानिक अधिकार में बरकरार रखे, हमारी कुछ सीटों जो है वो सीटों पर हमें लड़ने दें स्वतंत्र। अच्छा, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन अभी अपने अनाउंस होने की बस तैयारी है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार जो है कुछ एक लिस्ट जाहिर कर दी है। कांग्रेस की भी उसी की इलेक्शन के मद्देनजर ही उनकी एक यात्रा निकल गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या बीएपी इस लोकसभा चुनाव में भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है? अगर कर रही है तो कितनी सीटों पर उनका फोकस रहेगा और उनकी रणनीति क्या रहेगी? क्या वो इंडिया अलायंस में जाएंगे या फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी लोकसभा चुनाव में तो उतरेगी, जरूर उतरेगी। चुनाव लड़ने के लिए तो हमने पार्टी खड़ी की। कितनी सीटों? अभी हम 7 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, वो 7 सीटों पर लड़ेंगे। टीम इंडिया की बात है तो वो तो टीम इंडिया को सोचना है। मैंने जैसे आगे बताया वैसे अगर टीम इंडिया हमें सम्मान देती है। क्या अभी वो किसी एक इस पे बात चल रही है इंडिया अलायंस के साथ? हाँ, 2-3 बार बात हुई है, लेकिन उसका कोई परिणाम अभी तक तो नहीं। अच्छा, किससे बात हुई है? इंडिया अलायंस के कौन से घटक के साथ? क्योंकि इंडिया अलायंस में बहुत सारे घटक है, वो तो अलग अलग घटकों से 2-3 घटकों से बात हुई है। अच्छा, नेता तो अलग अलग होते हैं, हर वक्त नेता का नाम लेने का तो मतलब नहीं। इंडिया गठबंधन है तो गठबंधन में तो जिसको अधिकार दिया गया हो बात करता होगा। अच्छा, तो आपने उनसे बात करने की कोशिश, लेकिन ये अभी ये मामला फंसा हुआ है शायद आगे इसके हमारे अधिकारों की सिद्धि इंडिया के अधिकारों का रक्षण अगर टीम इंडिया करती है, इंडिया अलायंस, तो हमें उससे गठबंधन करने में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, फिर बात यही आ जाती है कि आपने शुरुआत में बोला कि बात जो इनसे अलग राजनीति करेगी, तो आपने कहा इंडिया अलायंस में जो मुख्य मेन घटक है वो कांग्रेस है। कांग्रेस के प्रति लोगों में नाराजगी है अभी तो दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ग्राउंड पे भी बहुत सारे जो कांग्रेस के जो पुराने नेता है वो भी छोड़ के जा रहे हैं। गुजरात में देखे तो अभी राहुल गांधी की यात्रा जस्ट शुरू होने वाली, उससे पहले उनके जो चारों एमएलए हैं, जो मतलब करंट एमएलए है, सभी एमएलए वो भी चले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस अगर गठबंधन करती है तो कांग्रेस गठबंधन के धर्म को निभा पाएगी? आपको क्या लगता है? वो तो हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो अभी गठबंधन में मान लो हमारी नई पार्टी है, पहली बार किसी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। हम तो अपेक्षा तो ये करते हैं कि गठबंधन धर्म उनको निभाना चाहिए, लेकिन वो निभाएगी कहीं नहीं, उनको भविष्य बताए। लेकिन हम तो हमारी शर्तों के अधीन गठबंधन करेंगे। लास्ट के 2-3 साल के मान लो 4-5 साल के चुनावों को देखिए, पूरे भारत में रीजनल पार्टियां जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। मान लो यूपी में जो है अखिलेश की पार्टी, जो समाजवादी पार्टी थी, वो हार गई। बीएसपी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार में है। इसके अलावा कर्नाटक में जेडीएस जो है वो सत्ता से बाहर होगी। केसीआर तेलंगाना में हारे, और यह इस सारी जगह पे जो नेशनल 2 पार्टियां है बड़ी,
भाजपा और कांग्रेस, वो रूलिंग में तेलंगाना में कांग्रेस जीता, कर्नाटक में भी कांग्रेस जीता, यूपी में भी भाजपा जीता। तो क्या आने वाले समय में फिर से पूरे देश में सिर्फ बाइनरी इलेक्शन मॉडल, दैट मीन्स भाजपा और कांग्रेस ही रह जाएगी, या रीजनल पार्टी का कोई महत्व बचेगा, या वो सरवाइव कर पाएगी आने वाले समय में? आपको क्या लगता है? और इसी माहौल में के अंदर बाप जो है नई पार्टी के तौर पे आ रही है, इसका फ्यूचर को लेके आप कितना श्योर है? क्या ये टिक पाएगी इन दोनों के सामने, या फिर ये सिर्फ 2-3 एमएलए तक ही सीमित रह जाएगी? देश के भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, देश को एक रखने के लिए रीजनल पार्टी बहुत आवश्यक है। ये भारत देश किसी एक जाति या एक धर्म का देश नहीं है। यहाँ दुनिया में जितने धर्म हैं उन सारे धर्मों के लोग रहते हैं। करीब करीब जातियां तो अनगिनत है। हमारे आदिवासियों के 781 समुदाय है, तो दूसरी जातियों की तो बात ही अलग है। भाषाएं बहुत सारी है। तो उसमें अगर रीजनल पार्टी नहीं होगी तो ये देश एक रहना तो मुश्किल है। अभी तक आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया जो है, दक्षिण भारत, वो भारत से जुड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि वहां पर रीजनल पार्टी इसलिए, नॉर्थ ईस्ट रीजनल पार्टी इसलिए। तो रीजनल पार्टी तो देश के भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए होनी चाहिए। वो तो मैं बिल्कुल स्पष्ट मानता हूँ। अब बात है कि वो टिकेगी नहीं टिकेगी। अभी जो आपने उदाहरण दिए, तो जो मैंने पहले बताया कि ये जो प्रादेशिक पार्टियां जीती है, वो पार्टियां खत्म होने की वजह एक नेता ने वो पार्टी बनाई। और एक नेता जब पार्टी बनाता है तो धीरे 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 वो खुद को अनसिक्योरिटी फील करता है, उसकी वजह से उसके परिवार के लोगों के हवाले पार्टी करता है। तो आपने जो भी रीजनल पार्टियां देखी हो, उन सारी रीजनल पार्टियां 1 से 2 पीढ़ी चलती है, तीसरी पीढ़ी तक लगभग खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुलायम सिंह यादव हो, बाला साहब ठाकरे हो, आपने जो भी नाम लिया है वो सारे जो किसी परिवार के व्यक्ति को आगे नहीं किया और पार्टी बनाई है, वो पार्टी एक पीढ़ी जिसने बनाई है वहां तक की वो रेडी बात खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ममता बनर्जी हो या तो मायावती हो। तो ये पार्टियां खत्म होने की वजह ये है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, इतना विविधता भरा देश है, और यहाँ पर इतनी विचारधाराएं चलती है कि नई नई रीजनल पार्टियां खड़ी होती रहेगी। जैसे अभी वो दलितों के लिए, जैसे मायावती का खत्म हुआ तो चंद्रशेखर अभी नए नए दलित नेताओं के तौर पर उभर रहे हैं। जैसे राजस्थान में आप देखो तो हनुमान बेनीवाल है, हमने बाप बनाई है। तो जो पार्टियां वैचारिक तौर पर एक विचारधारा के नाम पर जो पार्टियां, प्रादेशिक पार्टियां बनी है, वो तो आगे चलेगी, वो खत्म नहीं होगी कभी। आप चाहे लेफ्ट फ्रंट हो, वो आजादी से पहले से जैसे, लेकिन आज भी हम खत्म करना, खत्म नहीं खत्म। एक तो इसका एक बंदा तो चुना जाता है लोकसभा में, तो विचारधारा के आधार पर जो पार्टियां बनती है वो पार्टियां कभी खत्म नहीं होती। बीएपी बनने से पहले आपने जो बोला कि आदिवासी परिवार जो है उसका रिप्रेजेंटेशन 2 एमएलए के तौर पर राजस्थान में और 2 यहाँ पे जो बीटीपी से चुनाव लड़के आए थे। ऐसा क्या हुआ कि अभी जो है बीटीपी के सिंबल से हमारा जो आदिवासी परिवार है वो न लड़के अपनी खुद की पार्टी खड़ी की? मतलब उस घटनाक्रम में ऐसा क्या हुआ था? ये घटनाक्रम में तो हमारा अच्छे रिश्ते थे। तो वैसे भी अच्छे रिश्ते हैं, नहीं ऐसा नहीं। बीटीपी को हम आगे भी ले जाना चाहते थे पूरे देश के, लेकिन बीटीपी को राजस्थान में उतारने से पहले हमारी कुछ कंडीशनें हुई थी मौखिक तौर पर। तो उसमें एक बात ये थी कि अपने अपने टेरिटरी में स्वतंत्र रहेंगे, जो निर्णय लेने की जो पावर है वो हर स्टेट के पास रहेगा, मतलब कि राजस्थान के पास रहेगा। लेकिन बाद में उन्होंने मन में क्या आया पता नहीं, तो उन्होंने निर्णय लेने में टकलगिरी शुरू की। तो उसकी वजह से हमारे वहाँ के जो राजस्थान के जो लोग थे उन लोगों में वो नाराजगी पड़ी, और उन्होंने सोचा कि हमें अब अपना अलग घर तैयार करना पड़ेगा, और वो भी सामाजिक तौर पर, जहाँ पर निर्णय कोई एक व्यक्ति ना लेता हो लेकिन सामूहिक तौर पर जिसका निर्णय लिया जाता हो, उसकी पार्टी अपन पूरे देश के लिए आदिवासी पार्टी खड़ी करेगी। बीटीपी से सिर्फ इतनी नाराजगी थी, मतलब उसकी नाराजगी का कारण क्या था? मैं बस ये जानना चाहता हूं। कारण तो मैंने जो भी बताया वो कि जैसे आदिवासी खुद की टेरिटरी में दूसरी टेरिटरी वाले लोगों की दखलगिरी सहन नहीं करता, वो चाहे कोई भी। मतलब ये था कि बीटीपी ने राजस्थान में दखलगिरी करी थी। दखलगिरी, जैसे दखलगिरी एक वर्ड जो है वो तो गलत है, लेकिन क्या है उन्होंने इंटरवेंशन, उन्होंने वहां पर निर्णय में भी हमारे निर्णय जो लिए जाते थे, ऊपर से निर्णय दिए जाते थे। ये कब की बात है? ये शायद राज्यसभा इलेक्शन पे, राजस्थान के राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, उस वक्त की बात है। अच्छा, तो उसके बाद हम लोगों ने नई पार्टी बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। अब
दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे आते हैं। ट्राइबल बेल्ट जो है उसमें पूरे देश में ट्राइबल सबप्लान योजना करके लागू है। बहुत ऐसी शिकायतें आती है कि ट्राइबल सबप्लान जो है वो ब्यूरोक्रेसी, शासन, प्रशासन सबके लिए कमाने का बड़ा जरिया बन गया है। मान लो वो अगर हम गुजरात की बात करें तो हमारे उमरगाम तो हर जिले में हर साल टीएसपी के अंतर्गत सिर्फ टीएसपी के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए ग्रांट आती है। भूतकाल में ऐसा हुआ था पास्ट में कि बहुत सारी जगहों पे ऐसी शिकायतें सामने आई, इसमें मीडिया में खबर भी हुई, बहुत सी शिकायतें सरकार में भी की गई कि इसमें बड़े तौर पे जो है करप्शन होता है। क्या इस करप्शन को रोकने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली जो लड़ाई है वो हमारा जो बजट जो है, मान लो किसी और कम्युनिटी के लिए अगर जो है बजट आता है तो उनका वो पूरा यूज करते, लेकिन ट्राइबल बेल्ट में ये हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए क्या मतलब कोई ब्लूप्रिंट हो सकता है या फिर क्या करना चाहिए सरकार को? देखो, ट्राइबल जो टीएसपी की आपने बात कही वो तो भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ट्राइबल बेल्ट में ही होता है। हमारे दाहोद में तो कमाल हो गया है, छोटा उदेपुर दाहोद में तो दो बार देखा होगा कि जो बोगस ऑफिस से खड़ी की गई और उन लोगों को ये जो टीएसपी के पैसे दिए गए और वो भी करीब 40 करोड़ के आसपास की रकम शायद बताई जा रही है। अभी भी यूनिवर्सिटी चल रहा है उसका। तो उसमें तो यहाँ के सांसद जो यहाँ के दोनों के जो सांसद थे वो यहाँ के जो प्लानिंग कमेटी होती है उसके अध्यक्ष होते थे। तो उसके लिए तो सांसद जिम्मेदार है, वो तो मैं मानता हूँ। अगर सांसद खुद कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद अगर इतना भ्रष्टाचार होता है, जो ऑफिस जो है ही नहीं सरकारी, एक बोर्ड लगा के खरीद कर दी गई, उसको करोड़ों रुपये ग्रांट दी जाती, वो कैसे जाती थी? तो संसद को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आपने मुझे ये सवाल पूछा कि ये जो रोकने की तो देखो, हम ये मानते हैं इस देश के अध्यक्ष कि जो टीएसी की जो ग्रांट आती है पूरे देश में, वो एक तरह से हम मानते हैं कि वो हमारी रॉयल्टी, देश के मालिक बनते हैं। मैं इनडायरेक्टली इस बात को बताऊँ तो ये जो है वो ट्राइबल सबप्लान के तहत खर्च करने की जगह पर जो भी ग्रांट आती है वो सारी ग्रांट ट्राइबल को केस में बांट देनी चाहिए, वो खुद कर ले। तो भ्रष्टाचार में इसकी वजह बता रहा हूँ। पहले 20-25 साल पहले क्या होता था कि जो भी अगर अपने खेत में अगर अपने ट्राइबल को जो भी कुछ अपने लिए कुछ करना होता था, मान लो कुआं निकालना हो या तो फिर वो बाउंड्री वॉल करना हो, जो भी कुछ करना, तो वो खुद एक प्रोजेक्ट बना के ग्राम सेवक को देता था। ग्राम सेवक उसको ट्राइबल सबप्लान में उसको सबमिट करता था, वहाँ से पास होके आता था, उसको सीधे पैसे उसके अकाउंट में उसको चेक दिया जाता था। तो मतलब कि सीधे किसान को या तो आदिवासी को सीधे पैसे दिए जाते थे। अभी पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में क्या हुआ, यहाँ एनजीओ को पैसे, मान लो ये ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी हो गई, दूसरी जो है जिसेक शायद, बहुत सारी और वो सारी जो एनजीओ के थ्रू जो ये ग्रांट जा रही है, उसकी वजह से ये जो बोगस जो ऑफिस खुली थी और उनको जो कचे पैसे दिए गए वो भी इसी तरह दिए गए। एनजीओ खर्च करती है नहीं करती है वो किसी को पता नहीं, वो बिल सबमिट करती है, पैसे लेती, करोड़ों लाखों रुपये जा रहे हैं। तो उसका रोकने का ये भी उपाय है कि जी ग्रांट आती है, मान लो 50 करोड़ यहाँ आदिवासी बांट लो, बात करो, उनको जो करना है वो करें। हम तो यही भ्रष्टाचार को रोकने का यही रास्ता है। लेकिन फिर और भी शायद जो है सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रशासन का रोल क्या रहेगा? प्रशासन है कहाँ? प्रशासन अगर होता तो ये जो ऑफिस खुली थी उसको ग्रांट दी जाती क्या? चलो सांसद को अनपढ़ मान लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर अनपढ़ होते वो अनपढ़ समझ लेते, उसका दिमाग नहीं वो मान लेते। मेरे मन में हमेशा, लेकिन वो जो आईएएस ऑफिसर जो है, ट्राइबल सबप्लान ऑफिसर, एक आईएएस कैडर अधिकारी ऑफिसर होता है, कम से कम एडिशनल कलेक्टर की कैडर का वो आदमी है, अधिक ऑफिसर है, तो उनको भी ये पता नहीं है कि मैं किसको ग्रांट दे रहा हूं। ठीक, सामाजिक तौर पे सामाजिक मुद्दों पे आते हैं। मुझे ऐसा कहीं लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि आदिवासी समाज के जो सोशल या पॉलिटिकल लीडर जो भी रहे, उन्होंने आदिवासी समाज को सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन, धरना,
संघर्ष, लड़ाई और आंदोलन, सिर्फ इतना ही दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो ये दिखता है ऐसा, दिखेगा तो वही ये सारा धरना, लेकिन धरना करने से या प्रदर्शन करने से, आंदोलन करने से कुछ ना कुछ समाज को तो मिलता है। सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि आरबीसी का आंदोलन हुआ, हाँ, ये इस पे आ जाते हैं। सीधा मैं खुद मैं इस आंदोलन में हिस्सा कैसे मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पर लेता। हाँ, मैं था तो मैं उसके हिसाब से दूंगा। तो आंदोलन हमने 1 महीने तक आंदोलन चलाया। नहीं, इसके बारे में भी आज क्लियरिटी कर देते हैं। क्या करते थे? हर बार मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ और जब भी आरबीसी का मामला आता है, तभी सबसे ज्यादा जो है क्रिटिक आपको सहना पड़ता है। सब लोग आपके बारे में लिखते हैं कि राजू भाई क्यों नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने जो है बिहाइंड द डोर्स उन्होंने जो सेटलमेंट कर लिया, यहाँ तक बातें लिखी जाती है सोशल मीडिया। आपने भी पढ़ी होगी। हाँ, मुझे भी ये एक्चुअल में हुआ क्या था? क्योंकि वो ट्रम्प का कार्यक्रम था, अचानक जो है वो आंदोलन से आप खड़े हो गए, कुछ बातें हुई, मीटिंग्स हुई सरकार के साथ। ये क्या था, पूरा सीन क्या था जो अब तक ये आपकी गले की हड्डी बनना हुआ है? अच्छा, गले की हड्डी तो नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखो कोई भी अगर लड़ता है, काम करता है, तो उसको विरोध की सवाल करना। दुनिया में कहीं भी जाओ, दो प्रकार के लोग होते हैं। तो 2 ही 3 प्रकार के होते हैं कि एक होते हैं कि जो आपके समर्थक हो, दूसरे होते हैं आपके विरोधी हो, दूसरे होते नहीं लोग वो देखते हैं। तो समर्थक हो वो तो बात समझते हैं, जो न्यूट्रल लोग हो उनको धीरे धीरे बात समझ में आ जाती है कि सही क्या है। लेकिन जो विरोधी हो तो विरोध करेंगे। लेकिन जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन शायद गुजरात में दूसरा एक आदिवासियों का सबसे बड़ा आंदोलन था। एक 85 के करीब एक हुआ था। किस बात पर? वो भी रिजर्वेशन लेके था। हाँ, एक था। उस वक्त मैं छोटा था, इसलिए मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, लेकिन एक आंदोलन हुआ था। और उसके बाद ये हुआ। तो ये जो 20-22 दिन का जो आंदोलन था, पूरे गुजरात के आदिवासी उसमें जुड़े। सारे आदिवासियों को लगता था कि हमारे सारे सवालों का सॉल्यूशन हो जाएगा और उनकी अपेक्षाएं बिल्कुल वाजिब थी। हमारी भी कोशिश यही थी। और जो सरकार के साथ उस वक्त आंदोलन, जो आपने कहा कि अचानक आंदोलन खत्म किया था, अचानक नहीं हुआ। उसके लिए करीब 7-8 दिन से सरकार से बातचीत चल रही थी। हमारी डायलॉग चल रहा था। हमारी कमेटी बनी थी। कमेटी ने 4-5 बैठकें की थी उसके साथ। उस टाइम कौन थे, किसके साथ हो रही थी बैठक? ये बैठक तो उस वक्त आदिजाति मंत्री गणपत वसावा थे, और फिर उस वक्त शायद एजुकेशन मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, और एक आरसी फल्गू थे मिनिस्टर। ये 3 मंत्री थे, तो बाकी कुछ अफसर थे। उन लोगों से करीब 7-8 दिन से ये बात चल रही थी। और उस वक्त एक तो 2 बातें थी। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 बातें थी। एक तो थी ट्रम्प आ रहा था, ट्रम्प को अपन छोड़ देते, लेकिन दूसरी बात क्या थी कि कोरोना दस्तक दे रहा था इसको। दुनिया में ज्यादातर लोगों पर जगह पर कोरोना केस आ रहे थे। तो उस वक्त जो सरकार से बातचीत करने वाली हमारी टीम थी, उस टीम को उसकी बातचीत के दौरान लगा कि ये जो कंडीशन हमने रखी है उसमें इतनी कंडीशन सरकार मान रही है तो वो सही है। मैं तो छावनी पर था, लोग। अच्छा, मीटिंग में नहीं? हाँ, मैं मीटिंग में नहीं था। अच्छा, ये सारी मीटिंग मीटिंग में छावनी के बहुत सारे लोग, एक कमेटी बनी थी। मतलब कितने लोग? 16-17 लोग थे। 16-17 लोग। तो उन लोगों की सरकार से लगातार बैठकें हो रही थी। वो भी आप उस बैठक में नहीं? उस बैठक में किसी भी बैठक में नहीं था। एक भी बैठक? हाँ, एक भी बैठक। अच्छा, आप छावनी पे? हाँ, छावनी पर। और छावनी पे हम लोग उससे लगातार डायलॉग करते रहते थे जो कमेटी थी उसके साथ कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ आके छावनी में खुल के बताओ क्या क्या चर्चा हो रही है। और वो लोग आके बात भी करते थे। और बाद में जब ये सरकार के साथ जब कॉम्प्रोमाइज की बात आई, उस वक्त उन लोगों ने जब आखिरी दिन जब बातचीत हुई तो सबने बताया कि भाई ये सरकार ने इतनी मांगे हमारी मान ली है। 9 मांगे थी। तो 9 मांगे हमारी मान ली है और इतने टाइम में उसको पूरी करने की सरकार ने गारंटी दी है। तो अब ये हमें ये आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, यानी पोस्टपोन करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। अगर मान लो कि जो 2-3 मांगे जो 7-8 दिन में खत्म पूरी करनी थी, अगर वो नहीं होगी तो फिर अपना आंदोलन कर सकते। तो उसके बाद सारे लोगों से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद ये सामूहिक निर्णय था, मेरा अकेला नहीं था। क्या आप इस निर्णय में निर्णय में तो शामिल था। जब सारे लोग जो डायलॉग करने वाले थे बात कर रहे हैं, और वो भी बुद्धिजीवी लोग थे समाज के। अच्छा, मेरे से ज्यादा जानकार थे। सरकार की जो, लेकिन फिर भी ये गालियां आपको क्यों पड़ती? वो तो पड़ेगी।
लोग देखेगा जो मतलब जो 16 लोग थे शायद उसमें से मुझे किसी नहीं को पता नहीं कि देखे। सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो जानते भी होंगे शायद किसी को जानते भी होंगे जानते भी होंगे, नहीं लेकिन जानते उनका होंगे। रोल क्या था उसमें ये नहीं पता था क्योंकि आप फेस थे। अभी ये मामला कहाँ तक पहुंचा और कहाँ अटका है? अभी जो मैंने 9 मांगों की बात की तो 9 मांगों में से जो 2 खास जो मांगे थी जिसके आधार पर अभी लोग मुझे करेंगे वो 2 सरकार ने पूरी नहीं। कौन कौन सी? एक तो है कि जो 480 परिवार जो थे गिर बड़ो आदेश से और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जुडिशरी कमेटी बिठाने वाली बात थी और उसका 6 महीने में उसकी रिपोर्ट तैयार करने की बात थी। तो शायद 1 साल तक तो बाद में तो कोरोना आ गया इसलिए एक सरकार का काम बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद शायद 1 साल तक तो कोई जज तैयार नहीं इस कमेटी में आने के लिए। अच्छा, 1 साल बाद जस्टिस कारिया तैयार हुए और उनकी जो रिपोर्ट है रिपोर्ट तैयार है, तैयार होकर सरकार को दी है लेकिन सरकार ने उनको वापस की है। क्यों की है वो सरकार को पता। और दूसरा जो बड़ी मांग थी कि जो आरबीसी है उसको ओबीसी में ले जाया जाए क्योंकि दूसरे गुजरात में दूसरे जो आरबीसी है वो ओबीसी में, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दरखास्त करे तो दरखास्त उन लोगों ने की, वहाँ से वापस आई, यहाँ से फिर वापस गई है। ये एक लंबी प्रक्रिया है 2-3 साल की, वो निकालना और जोड़ना कोई एक महीने 6 महीने या साल 2 साल में हो जाए ऐसा मामला नहीं है, वो टेक्निकल है। तो मान लो उसमें तो टाइम लगेगा हम मानते हैं, लेकिन जो जुडिशरी कमेटी का जो रिपोर्ट आ चुकी है तो सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और एक्सेप्ट कर लेगी तो जितने लोगों ने अभी तक जो टैक्स सर्टिफिकेट लिए हुए जो अलग अलग जगह पर नौकरी करे उन सबको बाहर करना पड़ेगा सरकार को, लेकिन सरकार ये करना नहीं चाहती। अभी मान लो कि एक ताजा उदाहरण है यहाँ का अभी का अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी का, एक आरबीसी जो हमारा करके है उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कमेटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी सरकार उसके पर एक्शन नहीं ले रही। जिसके पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए उसको 6 साल की सजा या जो कानून में जो प्रावधान है वो उसकी सजा होनी चाहिए उसको। अभी तक जो भी उससे सरकार के पास से जो भी बेनिफिट लिए वो सारे वापस करने लेने चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं कर रही। और उसकी वजह क्योंकआंदोलन जैसे पोस्टपोन हुआ उसके बाद कोरोना आया और कोरोना के दरमियान विधानसभा की बाई इलेक्शन हुई 2 जगह, जैसे 3 जगह को, लेकिन 2 रिजर्व सीट थी इसकी डांग और कपड़ा। जो दोनों कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गई, इसलिए बाइपोल। तो बाइपोल हुआ तो उस वक्त तो सरकार ने हमारी मांगे नहीं स्वीकारने के बावजूद लोगों ने उनको बहुत देकर बीजेपी को जिताया। तो वही तो समझ में ये नहीं आ रहा है कैसा क्यों हुआ। और उसके बाद 6 महीने साल बाद जिला परिषद और पंचायत इलेक्शन हुए, पंचायती राज लोकल बॉडीज के इलेक्शन। तो अभी तक ट्राइबल बेल्ट में जितना बहुमत इलेक्शन में लोगों ने नहीं दिया था उतना बड़ा बहुमत देकर उन लोगों को भटका को जीता। अच्छा, तो ये तो फिर ये मान लो कि तो लोग अभी मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये इतना होने के बाद सरकार को ये लगा कि जो हमारे खिलाफ इस मुद्दे पर लड़ने वाले लोग 5-25 लोग हैं। अच्छा, वोट तो मिल रहा है, वोट तो मिल रहे, पहले मिलते सबसे ज्यादा मिल रहे। तो ये होने के बावजूद बाद में विधानसभा के इलेक्शन का परिणाम देखा हिस्टोरिक भी ना तो सरकार अब बिंदास सरकार को क्या है कि चाहे ये 25-50 लोग या तो समझो कि 1 करोड़ आदिवासी में से 1 लाख आदिवासी लड़ रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो कंडीशन पे ये जो आंदोलन रोका गया था वो जो शर्तें थी वो शर्तों पूरा करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है और वो पूरा करवाने की जिम्मेदारी चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक और उन लोगों की, लेकिन वो कोई कर ही नहीं रहे। एक मैं आपको बात बताऊं कि जब ये ओबीसी में ले जाने के लिए आरबीसी को एसटी में से निकाल ओबीसी में ले जाने के लिए एक दरखास्त थी वो सीएम के टेबल पर 8 महीने से पड़ी हुई थी। अच्छा, अब सीएम की अपॉइंटमेंट लेना हम मांग रहे थे कि सीएम को जाकर बोले कि भाई सीएम साहब उसको दिल्ली रवाना करो, तो पूरा दिन सचिव विधानसभा ये सचिवालय में पूरा दिन वहां पर हम खड़े रहे कि सीएम से हमें कोई अपॉइंटमेंट दे रहे। अच्छा, हमारे जितने भी आदिवासी एमएलए थे सारे एमएलए को हमने बोला कि सीएम से मिलवा, एक भी एमएलए नहीं आया। कांग्रेस के भी नहीं, कांग्रेस के उसको नहीं थे, भाजपा कांग्रेस के तो जल्दी देते ही नहीं हो, तो सीएम वैसे भी कांग्रेस के एमएलए को तुरंत टाइम देते नहीं, वो भाजपा के देते। भाजपा का एक भी एमएलए तैयार नहीं हुआ, सारे बहाने बना के निकल गए। कब की बात है? ये शायद 2 साल पहले। अच्छा, उस टाइम नरेश पटेल मंत्री थे। हाँ, नरेश पटेल थे आजादी मंत्री उसी को। तो सीएम से मिलवाना नहीं चाहता, तो ये हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तो देखो, मैं
चेहरा बना था उस आंदोलन का, तो नैतिक जिम्मेदारी तो मैं लेता हूँ। अच्छा, नैतिक वो चाहे लोग जिम्मेदारी मानते, हाँ लोग मानते, लोग अगर मुझे जिम्मेदार मानते हैं तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, उसमें तो कोई कोई सवाल नहीं। ओके। आदिवासी कम्युनिटी का सबसे बड़े 5 मुद्दे अगर हम मान लें, कौन कौन से? अभी फिलहाल में रोजगार न होने की जो इफेक्ट है वो शहरों में अलग है, अदर कम्युनिटी में भी अलग है। आदिवासी कम्युनिटी में बेरोजगारी या फिर रोजगार के संसाधन न होने की जो इफेक्ट है वो ये है कि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके अपनी जो गांव से किसी और जगह पे जो है काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, और इसमें मोस्ट ऑफ जो है वो मजदूर है, खेती मजदूर है या फिर जो लोकल वर्कर्स हैं। दाहोद डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, आप दाहोद में रहते भी हो, दाहोद में सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है। बहुत सारे ऐसे गांव आपने बताया कि आधे से ज्यादा मतलब पूरे गांव जो है वो माइग्रेट हो गए, उधर चले गए। उसी तरह उनके बच्चों की शिक्षा पे बहुत खराब असर पड़ता है, वुमेन्स की सिक्योरिटी के अलग मसले आते हैं। बहुत सारी जगह पे जो है बंधुआ मजदूर जिस सरकार ने बैन लगाया, ऐसी तक नौबत आ जाती है। हाँ, इसको लेके क्या मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, और बतौर एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते क्या इस पे कोई गंभीर विचार की जरूरत आपको लग रही है, और आप क्या कर रहे हो इस पे? देखो, देश की सारी जितनी आदिवासी पार्टियां बनी है तो आदिवासी संगठन है वो एक बात करते हैं, पार्टी अनुसूची लागू करने की। अच्छा, शेड्यूल जो देश के जो आदिवासी इलाके, उस इलाके में जो अधिकार दिए गए संविधान, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में वहां के जल, जंगल और जमीन का मालिक आदिवासी है, वो तो संविधान ने अधिकार दिए। तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची का धरातल पर उसका प्रभावी रूप से पालन नहीं होना भी इसकी वजह। अच्छा, माइग्रेशन उसकी वजह से कैसे समझाइए? आज आदिवासी इलाके में जो जमीन है, वो जमीन आज से पहले से सरकारें ले रही है। बड़े बड़े डैम बने, उसमें जो विस्थापित किए गए आदिवासी, उन लोगों की स्थिति आज कैसी वो अब जानते हैं। आदिवासी बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है, आदिवासी आदि किसान है, आदिवासी खेती पर निर्भर है, अपना खुद का खाना खुद पका लेता है, अपनी खुद की जरूरतें खुद पैदा कर लेता है। तो वो कब करेगा कि जब जमीन उसके पास होगी, जंगल उसके पास होगा, पानी उसके पास होगा। जमीन तो अब तक थी मान रहे, लेकिन पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। अच्छा, तो उसमें तो बढ़तर और ये सब नहीं, वो जो बढ़तर मिलता है उससे क्या फायदा? आदिवासी की पहचान जमीन है। अच्छा, नहीं उसको कहीं और जगह पे जमीन भी नहीं दे रहे, नहीं कोई नहीं, तो सिर्फ पैसे देकर बेच लो। अच्छा, और जगह पर जमीन भी नहीं दे रहे। बढ़िया में जो हुआ, और जमीन अगर देगी तो भी पिछले 50-70 सालों में जो भी डैम बने हैं, जहां भी आदिवासी विस्थापित हुआ है, उस विस्थापित को कोई हालत नहीं। अच्छा, तो इसमें आप जिम्मेदार किसको मान रहे हो? सरकार, कौन सी? जो भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो भी प्रोजेक्ट लाती है। अच्छा, मान लो अगर सरदार सरोवर डैम में हाँ जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ था कांग्रेस के समय, कांग्रेस जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार है क्योंकि उसका शिलान्यास पंडित नेहरू ने किया। लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन उस वक्त की स्थिति क्या थी, वो थोड़ा कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में थोड़ा फर्क है। अच्छा, जैसे मान लो कि 2015 का जो अपना जमीन अधिग्रहण का अधिग्रहण बना और जो पुराना कानून था, उस दोनों में जो फर्क है उससे नजर आ रहा है। जब सरदार सरोवर डैम या तो जितने भी दूसरे डैम बने आजादी के बाद, वहां पर आदिवासियों को विस्थापित करके वहां उनके नए नए गाँव बसाए गए थे। अच्छा, उनको सारी सुविधाएं मिली ना मिली बात की बात है। कुछ जगह पर मिली, कुछ जगह पर मिली, कुछ जगह पर नहीं मिली, लेकिन वहां पर एक रोड है, वो स्कूल हो, प्राथमिक आरोग्य केंद्र हो, वो सारी सुविधाएं जो देना था उसमें दिया ना दिया वो बात की बात है। लेकिन लोगों को अलग जगह पर जो जमीन उनकी दी गई, उस दूसरी जगह जमीन देकर उनको बसाया गया। जबकि आज क्या हो, आज आपको कीमत लगाई जा रही है, कीमत लगा के आपको पैसे दे दिए जाते हैं, बोलते हैं चलो निकलो यहाँ से। तो माइग्रेशन इसलिए हो रहा है कि लोगों को इसमें एक बात मैं जोड़, उसमें एक 2018 का या तो मुझे पूरा याद नहीं, शायद 2015 या 16 के आसपास की बात है, नितिन गडकरी का एक बयान है संसद में दिया हुआ, 16 शायद 16 मेरे पास है, लेकिन उसका साल हो गया। तो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना रहे थे, इस वक्त संसद में उसके बारे में बात कर रहे थे, तब उन्होंने बोला कि ये रोड बनने से
ये रोड जब बनेगा तब सरकार को 17,000 करोड़ रुपया फायदा होगा। अच्छा 17,000 करोड़ रुपये। वो लोग कहाँ से फायदा होगा वो उन्होंने बताया। वो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला कि आदिवासी ये रोड ज्यादातर आदिवासी इलाके में से निकलने वाली है और आदिवासियों की जमीन हमें सस्ते दामों में मिल रही है। अच्छा ये जहाँ उसका संसद में रिपोर्ट आया है, संसद में रिपोर्ट आया है। तो ये माइग्रेशन हो इससे लगा है कि लोगों के पास जमीनें कम हो रही है, नहीं हो रही है। जगह जंगल की जमीन का कानून जो आया था, जंगल की जमीन जो है वह फॉरेस्ट उसमें भी नहीं दी जा रही है। ये दूसरी बात ये बता दूं कि जिनके पास जमीन है उसके पास पानी नहीं है। मान लो कि अपन सदा सरोवर की अपने पास तो 5 किलोमीटर दूर पीने का पानी नहीं है सदा सरोवर डैम से लोगों के पास, तो सिंचाई का पानी कहाँ से आएगा? तो अगर पानी नहीं मिलेगा, जमीन नहीं रहेगी और जब खेती नहीं हो सकती और जंगल की पैदाइशों पर जब आदिवासी जिंदा रहता था तो अपनी रोजगारी पैदा करता था, वो जंगल की आज सरकार ने कब्जा कर लिया है। एक अलग अलग जैसे मान लो टिंगरू का पान की बात करें अपन, टिंगरू के पान जो बीड़ी बनाने में यूज होते हैं, तो आप देखोगे तो आजादी के वक्त जो टिंगरू के जो पत्ते थे, उस टिंगरू के पत्ते का जो रेट था उसमें शायद आज तक 80 या 100 गुना शायद उसका रेट ज्यादा हुआ है, बढ़ा है। उसके सामने जो तंबाकू जो है बीड़ी बनाने में उपयोग में आती है, उनको 1000 गुना से ज्यादा रेट बढ़ गया है। अरे मान लो कि तंबाकू का रेट तंबाकू के किसान खुद तय करते हैं, अच्छा जबकि टिंगरू के पत्ते का रेट आदिवासी को तय करने का अधिकार नहीं। वो खुद जंगल जाके एक एक पत्ता लाके उसकी इकट्ठा करके उसको बांध के उसकी जुड़ी बना के जब से पूरी प्रोसेस है उसकी, तो उसको भी उसका रेट तय करने का अधिकार मिला चाहिए। तो जंगल में वैसे पार्टी में जो 3 अधिकार है, जल जंगल और जमीन, तीनों पर आ जाती है, उसका अधिकार नहीं। गुजरात में फॉरेस्ट राइट एक्ट के काफी ज्यादा जो क्लेम है वो पेंडिंग है। क्लेम हुई उसमें 1 लाख के आसपास हुए हैं। कुछ क्लेम्स रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन उसका कोई पब्लिक फोरम में कोई रिपोर्ट अवेलेबल है नहीं। पेंडिंग क्यों है ये भी किसी को नहीं पता है। तो क्या मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट के आने के बाद लोगों को जमीन मिलने के बाद कुछ उनका माइग्रेशन अटका है, जिनको जमीन मिली है उनका तो माइग्रेशन अटका है। अगर तो खुद अपने घर पे अगर कोई व्यक्ति को रोजगार मिलता हो, खुद कमा सकता हो, तो मजदूरी क्यों करेगा, क्यों भागेगा? उसकी जरूरत ही नहीं उसको एजुकेशन के बच्चों के एजुकेशन क्या। हाँ, तो वो सारा निकल रहा है। ऐसे वो जाते हैं तो फिर बच्चे भी उनके साथ जाते हैं। तो ये मान लो 2 महीने 3 महीने के लिए जब रोजगार के लिए अगर आप लोग सरकार ने उसके लिए सीजनल हॉस्टल भी खोला है। हॉस्टल में टीचर नहीं लोग संभालने वाला नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है। आप एक हॉस्टल तक चेक करो, ये सारे पेपर चल रहे हैं। मैंने जो एनजीओ की बात बताई, गुजरात की बात कर रहे हैं, ये गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात की बात करो, गुजरात सबसे खराब हालत एजुकेशन की गुजरात में ट्रैवल है। गुजरात तो मोदी जी ने बनाया है, मोदी जी का है गुजरात, तो यही गुजरात है। मोदी जी ने अभी यही गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें टीचर नहीं है। हाँ, पूरे देश में लागू हो रहा है। अच्छा, लेकिन लोग सीख रहे हैं, लोग देंगे। मोदी जी का ना एक बड़ा वायरल भाषण हुआ लास्ट, जब गुजरात का इलेक्शन था विधानसभा का। एट दैट टाइम सर वलसाड़ में उनकी रैली थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी एबीसी जो है एबीसीडी की शुरुआत एक और आदिवासी से होती है। मतलब वो बोल रहे कि मेरा आदिवासी समाज के साथ अलग नाता है। आपको मुझे ना ऐसे 3 काम मिला दो जो मोदी जी के आने के बाद लगा यहाँ ये बंदा ने ये कुछ किया है। मतलब कुछ 1 आध 2 आपको शायद ध्यान में आए। मेरे ध्यान में तो एक भी काम नहीं है। 1 आध तो होगा, एक भी। अरे छोड़ो, पार्टी की बात छोड़ो, पार्टी की बात नहीं है, पार्टी की बात नहीं है। मोदी जी जब पहले मुख्यमंत्री बने तो मैं भी मानता था कि ये बंदा कुछ काम करेगा। अच्छा, लेकिन बाद में देखा कुछ नहीं हुआ है। पूरे गुजरात के पूरे ट्राइबल को मालूम है। अच्छा, मतलब कुछ नहीं हुआ। आप जैसे मान लो कि ये जो नकली ऑफिस है, जो बात है कि जो बोल रहे हैं कि सीधे पैसे हम आदिवासी के हाथ में दे रहे हैं, तो ये 40,000 करोड़ देगा, 40 करोड़ देगा, तो 3 ऑफिसों को दिए गए। 15,000 करोड़ की जो वन बंधु योजना लाए थे, इसमें बहुत बड़े 15,000 करोड़ मतलब 5 साल में जितनी पीएससी की ग्रांट आती थी सारी मिला के 15,000 करोड़ कर दिए और वो डिक्लेयर कर दिया, और उसमें बसें घूम रही है। वन बंधु योजना में एसटी निगम की बसें चला रहे हैं। अच्छा, तो जो ट्राइबल के लिए खर्च करने थे, अगर मुफ्त में ट्राइबल को बिठा तो बात अलग थी, वो ट्राइबल के लिए मान सकते थे, लेकिन वो तो टिकट को उधर भी लेनी पड़ती।
तो गुजरात की मैं एक बात बताऊँ आपको, गुजरात में 2 तरह की बसें चलती है, 3 तरह की, 2 शायद मेरे हिसाब से 2 तरह की। अच्छा एक कम किराए वाली एक्सप्रेस चलती है, एक ज्यादा किराए वाली एक्सप्रेस चलती है। अच्छा जो रेड कलर की आती है उसका किराया ज्यादा होता है। और शायद किसी गुजरात के किसी मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, किसने दिया था मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम आदिवासियों अच्छी तरह से मुसाफरी कर सके, इसलिए जो लग्जरियस टाइप की एक्सप्रेस बसें आदिवासी इलाके से सौराष्ट्र और गुजरात के दूसरे इलाके में दौड़ा रहे। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वो जो सारी बसें वो सारी मजदूरों को ले जाने के लिए, अच्छा किराया उस जो ऑर्डिनरी एक्सप्रेस बस से उससे 10-15 रुपया ज्यादा मजदूरों से लिया जा रहा है। अच्छा एक लग्जरी फील कराने, मतलब मजदूरी करने मजदूरी करने के लिए लग्जरी। दावत में एयरपोर्ट बना रहे हैं मोदी साहब, अच्छा वो यहाँ से मजदूरों को अमेरिका या तो यूरोप भेजने वाले मुझे पता नहीं। अच्छा ये तो अच्छी बात हो गई। दाहोद में शायद 6-8 महीने में या तो साल में 5-25-50 लोग हज करने के लिए दुबई कुवैत जाते हो, अरे वो सऊदी जाते होंगे, अगर तो यहाँ के हमारे सांसद दिल्ली जाते होंगे। मतलब इसके सिवा विमान में जाने वाले लोग दाहोद में कौन होंगे वो मेरे को पता नहीं है। अच्छा तो लेकिन मैं तो ये मानता हूँ, उस पर तो मोदी जी अब यहाँ से विदेश प्रवास यूरोप या तो गल्फ कंट्री में भेजने वाले, अच्छा इसलिए एयरपोर्ट बना रहे दाहोद में। ठीक है। गुजरात की आदिवासी समाज की पॉलिटिक्स राजस्थान और एमपी की पॉलिटिक्स से कैसे अलग है, मतलब उसमें क्या डिफरेंस है? जब ट्राइबल बेल्ट की पॉलिटिक्स में ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा ट्राइबल बेल्ट में आप पूरे मतलब हम जिस इलाके को मध्य प्रदेश कहते हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र का जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ की पॉलिटिक्स में 5-10% थोड़ा फर्क होगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं। हाँ इतना है कि गुजरात का इलेक्शन महंगा है। अच्छा गुजरात में इलेक्शन महंगा कर दिया गया है जानबूझ के, अच्छा इसलिए गुजरात में खर्चा ज्यादा होता है, राजस्थान मध्य प्रदेश में कम होता है। लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा इलेक्शन में अगर इंडिया गठबंधन के साथ आपका गठबंधन होता है, अलायंस होता है, कितनी सीट आप देख रहे हैं? चारों मतलब आपका जो अभी जो कार्य क्षेत्र है वो 4 स्टेट में मेजरली है। गुजरात में भी शायद आप अभी जो है नियुक्ति सबकी हो रही है, पॉलिस बन रही है संगठन की, कितनी सीटों की आपकी मांग रहेगी? गुजरात में कितनी सीटें? सबसे पहले तो जो इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन में अगर हमारा सम्मान रहता है, हमारी जो संवैधानिक मांगे, जो हमारे आदिवासियों की शेड्यूल एरिया की जो मांगे उस मांगों पे अगर वो एग्री होते हैं और एक आदिवासी पार्टी होने के नाते हमें वो सम्मान भी देते हैं, फिर अभी तक की समझो कि जो भी संवैधानिक अधिकार छीने, जो भी हमारी मांगे, खासकर तो हमारी मांगे, अगर हमारी मांगे अगर वो एक्सेप्ट करते तो ये गठबंधन में बात आगे बढ़ेगी और हम तो स्वागत करते हैं अगर वो बात करते हैं, हमें उनसे इनकार नहीं है। लेकिन अभी तक हम अभी हमारी 7 सीटों पर अभी तैयारी चल रही है, मतलब चारों स्टेट में तो 7 सीटों पर तो इस बार गुजरात में 2 है, राजस्थान में 2 है। अभी नहीं वो है, लेकिन अभी उसका नाम बताने का कोई जरूरत नहीं है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी को तय करना है, हमारी सिस्टम से आपकी एक इच्छा नहीं, हमारी इच्छा तो राजनीतिक पार्टी में अगर आप जुड़ते हो तो चुनाव को लड़ने की इच्छा तो होगी, नहीं होगी ये सब वो बात गलत बात होगी वो कहेंगे। मतलब इनमें इसके 75% चांसेस है कि 75% नहीं, हमारी आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी की एक सिस्टम है, उम्मीदवार हाईकमान तय नहीं करता। अच्छा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें नीचे से एक उम्मीदवार का सिलेक्ट किया जाता है, जैसे मतदाता से लेके कार्यकर्ता से लेके पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम में अगर आप खड़े उतरते हो वो सिस्टम आपको सिलेक्ट करता है, तो जिसको सिलेक्ट करेगा वो करेंगे। अभी 7-8 दावेदार तो हमारे दावत सीट के है हमारी पार्टी अच्छा लड़ने की इच्छुक, तो उसमें किसका सिलेक्शन होता है उसके पर आधार हमारी विचारधारा बड़ी है, पार्टी या तो व्यक्ति नहीं। तो ये थे भारत आदिवासी समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू भाई वलभाई। लोकसभा की इलेक्शन को लेके वो भी तैयारी कर रहे हैं। 4 स्टेट मिला के उन्होंने कुल 7 सीटों पे इंडिया अलायंस से मांग रखी है। अगर अलायंस होता है तो चुनावी माहौल एकदम गर्म है। अभी राहुल गांधी की यात्रा भी पूरे भारत से होकर गुजर रही है। ऐसे में आने वाले समय में देखना ये रहेगा कि क्या भारत आदिवासी समाज पार्टी यानी क्या वो इंडिया अलायंस में जाएगी और एक अच्छी भूमिका तय करेगी, या फिर राजस्थान मध्य प्रदेश इलेक्शन में
जो लोग कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले जो लोग बता रहे थे कि भारत आदिवासी समाज पार्टी ने यानी कि बाप ने कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया है। इसके बारे में आने वाले चुनाव को लेकर क्या है वो सब आगे होता रहेगा, देखते रहिए मीडिया से।